वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पिटारा खोल दिया है। ये वो पिटारा है जिसका हर साल देश की जनता को इंतजार रहता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पिटारा जब खोलेंगी तो देश की जनता के लिए उसमें से क्या निकलेगा। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया और जब वो देश का बजट संसद के पटल पर रख रही थी, बजट पेश कर रही थी, पूरे देश की निगाहें, पूरी देश की जनता की निगाहें वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी हुई थी। इस बजट के माध्यम से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिसमें युवा, किसान, महिलाएं, इन सभी को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई है, क्या वो वाकई में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्योंकि जिस विकास के ढांचे की बात की जा रही है और जिस विकास के ढांचे की बात करते हुए जो तमाम बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उससे देश की जनता को अभी फौरी तौर पर किस तरीके का फायदा होगा, किस तरीके का नुकसान होगा, या फिर उस फायदे के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसका आंकलन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से निकल कर आई, जिसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, आयकर इनकम टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, शेयर मार्केट में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं आया, जिसकी वजह से जब निर्मला सीतारमण अपना भाषण दे रही थी तभी जो शेयर मार्केट है वो एकदम से धड़ाम हो जाता है, शेयर मार्केट धड़ाम होता है। हालांकि मेडिकल क्षेत्र की अगर आप बात करें तो मेडिकल क्षेत्र के लिए अच्छी सौगातें ज़रूर है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी जो जनता है, जो दवाइयां खरीद रही है, जो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उनको दवाइयों के जो दाम हैं वो अब सस्ते पड़ेंगे। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जिसके जो रेट्स हैं दवाइयों के वो बहुत हाई रहते हैं, महंगी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे में कैंसर जैसी बीमारी से जुड़ी जो 17 दवाइयाँ हैं उनके दाम कम कर दिए गए हैं। डायबिटीज़ से जुड़ी जो मेडिसिन हैं उनके रेट्स में भी गिरावट आई है। मेडिकल क्षेत्र के लिए अच्छी घोषणाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी घोषणाएं की गई हैं, सेमीकंडक्टर्स पर जोर दिया गया है जिससे चीन पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सभी पर जोर दिया गया है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी दिशा में कार्य करते हुए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कहा गया है कि भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की हमारी जो निर्भरता है वो कम हुई है। रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम आगे किया गया है, जैसे कि सड़कें, रेलवे, तमाम जो अन्य बुनियादी ढांचे हैं इन सबको मजबूती प्रदान करने की बात की गई है। छोटे जो उद्योग हैं, MSME यानी कि छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाने की बात कही गई है। पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा से जीवित करना एक लक्ष्य रखा गया है, एक मोटो निर्धारित किया गया है। इसके जरिए, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात कर ले तो देश में बड़े टेक्सटाइल सेक्टर बनाने का ऐलान किया गया है। रैपिड रेल्स की बात की गई है। चिप मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। जिस तरीके से अभी हमने आपको सेमीकंडक्टर्स का कहा था, उसका सीधा फायदा ये होगा कि जो चिप्स हैं वो अब हमारे देश में बनेंगी और जब बजट 40 करोड़ का बढ़ाया गया है, चिप हमारे देश में बनेंगी, आत्मनिर्भर हम बनेंगे, तो इससे जो मोबाइल, लैपटॉप, ये तमाम वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, ये जो तमाम चीज़ें हैं इनमें चिप की आवश्यकता होती है, तो ये जो हमारी निर्भरता है वो निर्भरता इससे कम होगी। भारत और भी ज़्यादा मजबूत होगा और मजबूती प्रदान करने की जो बात है वो की गई है। रफ्तार के लिहाज से अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना लक्ष्य में शामिल रखा गया है। क्षमता बढ़ाने की बात की गई है कि लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वो देश की तरक्की में भागीदार बने। सबका साथ, सबका विकास पर एक बार फिर से जोर दिया गया है। हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सामने आया है। इसके अलावा खास बातें जो हैं वो भी एक एक कर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छोटे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि जो गांव के लोग हैं, रोजगार के क्षेत्र, रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर बाहर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा तो उनके पास रोजगार के जो अवसर हैं वो भी और अवसर उन्हें मिलेंगे। साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार करने की बात की गई है, क्योंकि आजकल देखिए सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। 5 लाख की आबादी वाले
शहरों में इंफ्रा का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। शहर ही देश के विकास के इंजन है, इस बात पर जोर दिया गया और इसी दिशा में काम आगे किया जाएगा। किसान युवा को मदद दी जाएगी, रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो एक एक कर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं, जिनके जरिए हम एनालिसिस करेंगे इस पूरे बजट का, यानी कि 2026 का ये जो बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है, इसका एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। जनता की उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरा है, ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं अमनदीप त्रिपाठी को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजन रॉय जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले अंजन रॉय जी के पास जाते हुए, अंजन रॉय जी कैसे देखते हैं आप इस बजट को? आपकी नजर में इस बजट को किस तरीके से तराजू में आप तोलते हैं? देखिए, ये बजट बहुत कंजर्वेटिव स्टेटमेंट है। इधर फाइनेंस मिनिस्टर इज ट्राइंग टू मेंटेन द pace of the economy, its growth, but she is not taking any chances or over ambitious, because given the circumstances, she could have been very, very ambitious and made large outlays. Our inflation rate बहुत कम है और revenue भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो in this kind of situation, Finance Minister could have been much more aggressive or could have spent more, but Yes. she has chosen not to. I think this is a good strategy. Secondly, she has taken a very focused attitude, in the sense that the economic survey had stated that the overall global situation is very adverse. I mean, global economy in turmoil. In that context, India has to be very cautious. So she is taking a very cautious route. We are concluding number of foreign trade agreements which are opening up the economy. Now, we have to take a very calculated and very integrated review of the customs tariffs and that structure. Because Sitharaman has done a lot of reforms of the income tax, direct taxes, but not much has happened in connection with customs. But in customs, it is very important to take a look. And this is not part of the budget, but she should undertake this review along with Commerce Minister and other ministers, and do overall stock taking of how our industries are protected from very intense competition that we are going to face in future. Of course, there is one very major cushion left for India. That is, our exchange rate is providing cushion and a kind of protection to domestic industries where tariffs have been curtailed. अंजन रॉय जी, बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ मैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट था। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था, वो कंपनी कह रही है पानी में
पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है, आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं वरुणा, क्या हाल है नदियों का। आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो कहाँ बनाएंगे, पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप। बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। अखिलेश सर, एक टैरिफ का मुद्दा सुना जो कि कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए ही सरकार से बजट बनाती है, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, सवाल वो यहाँ पर खड़े कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी लिया जाएगा। मनदीप त्रिपाठी जी देंगे, अंजन रॉय जी। कुल मिलाकर जिस तरीके से अंजन रॉय जी ने भी यहाँ पर एनालिसिस किया है, आगे भी उनसे बजट को लेकर हम समझते रहेंगे सारी बातें कि किस सेक्टर को क्या मिला है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अमनदीप त्रिपाठी का सीधे रुख कर लेते हैं। अमनदीप त्रिपाठी, बजट को लेकर देखिए, अंजन रॉय जी का भी एनालिसिस आप देख लीजिए। कुल मिलाकर जो अग्रेशन है वो अग्रेशन ना दिखकर वित्त मंत्री में ये दिखा है कि मानिए जैसे सिर्फ लोक लुभावन वादे किए गए हैं और घोषणाएं सी कर दी गई हैं कि जनता इससे संतुष्ट हो जाए। लेकिन अगर जमीनी तौर पर बात करें तो कुछ ऐसा बुनियादी मजबूत चीज नहीं दिखती है जिससे जनता ये कहे कि वाह व्हाट अ बजट। वो वाली चीजें नहीं आती हैं। यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका मिल रहा है। मोनिका जी, आप देख रही होंगी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इज नॉट प्रेजेंटेड फर्स्ट टाइम बजट। पिछले 9 बार से जो है लगातार वो बजट पेश करती आ रही हैं और जब भी उन्होंने बजट पेश किया है देश हित में किया है, महिलाओं को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए, किसानों को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए सभी पैरामीटर को नाप तोल के उन्होंने बजट पेश किया है। आम आदमी को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए, लोअर क्लास को देखते हुए सबको इंक्लूड करने का कार्य किया है। तो उसी के सिलसिले में इस बार भी बजट अगर आप देखेंगी, आज जो कभी बहुत चैलेंज हुआ करता था हेल्थ इंडस्ट्री को लेके, आप देखेंगी दवाओं को लेके इस देश में जो है एक निचले स्तर पर जो तबका, जिसको गरीब तबका कहते हैं, जब वो लोग रहते थे, लोग दवाइयों के बिना जो है दम तोड़ देते थे। इतनी महंगी दवाइयां होती थी, लोगों को दवाइयां नहीं मिलती थी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या बुरा हालत था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने जो है इसको एक कदम आगे चलते हुए हर साल ईयर आफ्टर ईयर जो सराहनीय निर्णय लिया है और बजट में ये चीज दिख रहा है कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है आम जनमानस के लिए। जो स्वास्थ्य को देखते हुए दवाइयाँ सस्ती होंगी, लोगों को कम रेट पर दवा मिलेगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम होगी। किसानों की अगर आप बात कर लीजिएगा, छोटे छोटे जो स्टार्टअप है उनको बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत हम लोग सिर्फ बोलचाल की भाषा में नहीं कर रहे हैं, उसको जो है धरातल पर उतारने के लिए, क्योंकि चाइना हो गया या अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। छोटे छोटे चाहे चिप की बात कर लीजिए, अगर टीवी सस्ता होगा, अगर रेडियो सस्ता होगा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें कैसे सस्ता होंगी, उसका एक माध्यम है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर हम लोग लेकर आ रहे हैं जो चिप और छोटे छोटे चीज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर, ताकि जो है विदेशों पर, चाइना जैसे देश पर हमारी आत्मनिर्भरता जो है ना रहे, हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ना रहे। क्योंकि कभी आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई बात होती है चाइना आंख दिखाने का कार्य करने लगता है, तुरंत जो है टैरिफ बढ़ाने का कार्य हो जाता है, लोग रोकने लगते हैं। अभी विगत दिनों में आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से अमेरिका का रुख रहा टैरिफ को लेके, पूरे दुनिया में उसने जो है टैरिफ लगाने का कार्य किया। लेकिन यह देश आज जो है एक सशक्त नेतृत्व में है, हम लोगों को जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं हुई, हम लोगों को डगमगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़ी शामिलता के साथ। तो यानी कि अमनदीप त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और ये जाहिर सी बात है उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है, तो उन्होंने एक बैलेंस बनाने का काम किया है और हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में जो हम हैं भी, और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम तमाम कदम हमारे द्वारा उठाए गए। इस पर आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बयान दिया है,